हुकूमत किसकी बनने जा रही है? मरकज में मैं समझता हूं कि जिसका नंबर ज़्यादा उसी की हुकूमत बननी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि जो अब पार्लियामेंट होगी उसमें एक स्ट्रांग अपोजिशन होगी, दोनों तरफ अकाउंटेबिलिटी होगी। मोदी के नाम पे वोट लिए हैं, काम तो जब भी कोई MP आएगा, आप भी आएंगे कल, तो कुछ ना कुछ काम तो आप भी करते रहेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और मोदी फेस जो है वो इनको बेनिफिट देगा। महबूबा जी को और इर्तिजा को कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, और आने वाले असेंबली इलेक्शन में और अच्छी तरह परफॉर्म करे। असल में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, अपनी पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया वो नॉन एक्सेप्टेबल कैंडिडेट था, और जिसको सपोर्ट बीजेपी कर रही थी उसका ना अपना वजूद था, ना पार्टी का वजूद था, ना उसके लिए उस ढंग से कोई कंपेन कर रहा था। तो उसका फायदा भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को हुआ। और जिस तरह से सजाद लोन कंपेनिंग में भी गाली गलौच और जो उनका बिहेवियर था और उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो एक बड़ी एरोगेंस और बड़ी जो तकब्बुर से भरी हुई उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो शायद लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस तरह की लैंग्वेज वो फारूक साहब के लिए यूज़ करते हैं या उमर अब्दुल्ला के लिए यूज़ करते थे, तो मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है अगर ऐसे पॉलिटिशियंस उनकी रहनुमाई करेंगे पार्लियामेंट में, जो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनके वालिद जुड़े रहे, या वहाँ नहीं तो कांग्रेस के साथ गनी लोन साहब जुड़े रहे, और फाइनली आके वो इतना लो जाते हैं इलेक्शंस में। तो लोग आज स्पेक्टेटर्स हैं, बच्चे से बूढ़ा जो है वो आपके मोबाइल से जुड़ा है कि लद्दाख और करगिल की एक खूबसूरती है, वो प्रिवेलिंग इश्यूज को लेके इलेक्शंस पे अपना कैंडिडेट उतारते हैं, जो बहुत अच्छा साइन है किसी भी रीजन के लिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम, मैं रशीद अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 19 अप्रैल को पहला चरण जो है वो हुआ था, वोटरों ने वोट डाला, और 19 अप्रैल से 4 जून तक एक लंबा अरसा उन वोटर्स को इंतज़ार करना पड़ा कि उनके वोट का क्या नतीजा निकलता है। और आखिर वो दिन आ ही गया। 4 जून को जिसने जो किया था उसने वो पाया, और जैसा जैसा किसी ने किया वैसा ही देखा। तो कैसा रहा माहौल इलेक्शन का और रिज़ल्ट्स कैसे रहे, इन सब बातों पे तबसरा करने के लिए आज मेरे साथ एक बार फिर मेरे मेहमान हैं जनाब सोहेल काज़मी साहब, जो वक्फ बोर्ड के ऑनरेबल मेंबर भी हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। जनाब सोहेल काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जनाब, बहुत शुक्रिया। सर। सर, इलेक्शन जो है उसका रिज़ल्ट कल आ गया 4 तारीख को। तो जैसे हमने एक बार पहले इस पे एक तबसरा किया था इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आने से पहले, तो क्या लगता है वो तबसरा हमारा किसी हद तक दुरुस्त था? अवान साहब, जो आपने तबसरा एक दिन पहले किया था जी, 95% वही रिफ्लेक्शन जो है कल आपको रिजल्ट्स में दिखी। एग्जिट पोल को छोड़ के पूरे भारत ने, पूरे इंडिया ने क्या एग्जिट पोल किया था हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन हम दोनों ने जो बात की थी वो 95% वही रिजल्ट आपके सामने आया है। हाँ, एक इंजीनियर रशीद जो है वो उभर के सामने आए और उमर अब्दुल्ला साहब को उन्होंने हरा दिया। बहरहाल उसके बारे में भी आपने ये जरूर कहा था कि रशीद का वोट बहुत उभरा है और हिडन वोट पड़ा है, ये आपने बिल्कुल कहा था। और ये आप मान लो को वही 5% बात रही, बाकी सारी वही बातें हो गई जो आपने पहले ही बता दी थी। तो हम सीट वाइज अगर बात करें, उधमपुर कठुआ की सीट में जैसे आपने बात की थी कि अगर सरूरी साहब का वोट जो है वो 10-12 हज़ार रहता है तो मुकाबला सख्त होगा। अगर वो 10-12 हज़ार से ज़्यादा यानी 20-30 या 50 हज़ार वोट ले जाते हैं तो सीधा ही आपने बता दिया था कि डॉक्टर जतेंद्र सिंह की विक्ट्री है। तो वो हो गई, बिल्कुल। आप देख लीजिए कि 20,000 वोट पड़ा है सरूरी साहब को और डॉक्टर जतेंद्र सिंह साहब जीत गए जी। बिल्कुल, आपका वो तजिया बिल्कुल ठीक रहा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लाल सिंह की बड़ी बात थी उस वक्त चल रही थी कि नहीं जी, इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं इनके साथ कन्वर्ट हो गए हैं, वोटर जो है इनके हक में हो गया है, फिर क्या वजह रही कि उनके वोट इतने, मेरे ख्याल में 1 लाख से ज़्यादा लीड है? देखिए सर, ये तो
जीत हार तो लगी रहती है, क्योंकि लाल सिंह कांग्रेस से छोड़ के चले गए थे, फिर डोगरा स्वाभिमान पार्टी से इलेक्शन लड़े, उस वक्त उनको 20,000 के करीब वोट मिले थे, और आज फिर वो कांग्रेस के नॉमिनी बने। तो लोग कहीं कहीं नाराज भी होते हैं कि कभी पार्टी छोड़ते हैं, कभी पार्टी पकड़ते हैं, वो भी एक फैक्टर रहता है। ये बड़ा फैक्टर रहता है। जी सर। दूसरा ये है कि मोदी फैक्टर जो है, वो दोनों कैंडिडेट्स जहां भी जा रहे थे वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे थे, तो वो फैक्टर इनको बेनिफिट कर गया, और कहीं कहीं उस किसी कैंडिडेट को नुकसान कर देता है, किसी कैंडिडेट को भला कर देता है, और फाइनली अगर खुदा ने किसी को इज्जत लिखी हुई है तो फाइनली वो इसी के माध्यम से, इसी के तरीकाकार से वो जीत जाता है। अच्छा, यहाँ युगल किशोर साहब ने बड़ी अच्छी जीत दर्ज कराई है, और वहाँ डॉक्टर जतिंदर सिंह ने जीत दर्ज कराई है। इसमें क्या महसूस करते हैं आपके, इनकी अपनी परफॉर्मेंस का हाथ है या सिर्फ मोदी फैक्टर की वजह से इनको जीत मिल रही है? सिर्फ मोदी फेस है, और मोदी फेस के ऊपर मोदी के नाम पे वोट लिए हैं। काम तो जब भी कोई एमपी आएगा, आप भी आएंगे कल, तो कुछ ना कुछ काम तो आप भी करते रहेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और मोदी फेस जो है वो इनको बेनिफिट देगा। और जैसा कि हमारे पुंछ रजौरी के लोगों को मैं आमतौर पर सुनता रहता हूँ, क्योंकि इससे पहले युगल किशोर जी पुंछ रजौरी के एमपी भी थे, लेकिन पुंछ रजौरी के लोगों का ये कहना है कि हमने इनकी शक्ल तक नहीं देखी, कभी पुंछ में गए नहीं एज एमपी कोई टूर करके या कुछ, तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो फिर आ जाके वही बात है कि जीतने वाली बात है कि मोदी के नाम पे, मोदी के नाम पे जीत गए। चलिए, विश देम ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years। चलो जी, उनको हम अपनी तरफ से भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर जीत हासिल की है। ये उनकी किस्मत है या मोदी साहब की मेहरबानी है, जो भी है, जो भी। तो बहरहाल अब हम देखते हैं ये जो अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट है, इस पे जैसे उस दिन भी आपने बात की थी, लेकिन मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस कदर वोट लिए हैं, इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। ये तो दुरुस्त बात थी कि शायद इनके हारने के चांस उस वक्त भी लग रहे थे, लेकिन बहुत कम वोट लिए हैं इन्होंने। देखिए, लोगों का मूड क्या रहता है, लोगों का रुझान क्या रहता है, ये तो लोग ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मियां अल्ताफ साहब का जो पूरा कैरियर रहा है, वो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर वो रजौरी पुंछ में हमेशा आते जाते रहे हैं, उनकी पीर मुरीदी का जो कारवां है वो पिछले 50-60 साल से चल रहा है, और वो फैक्टर है कि रजौरी पुंछ के लोग उनको मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। श्रीनगर से वो बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो एक्सेप्टेबल थी, इसलिए वो जीत गए। और महबूबा मुफ्ती जी को टाइम भी कम मिला, और पीएजीडी से भी उनको जो है निकाल दिया गया, और उमर अब्दुल्ला का भी बिहेवियर जो था वो आपके सामने है पीडीपी को लेके। फिर भी एज ए लेडी वो शी फॉट द इलेक्शन, और उनकी बेटी को बहुत बहुत मुबारक है, जिस तरह की कंपेनिंग दोनों ने अपनी पार्टी के लिए और अपने कैंडिडेचर के लिए की, वो रिमार्केबल है। और इतना फार फ्लंग इलाका बीइंग ए लेडी कवर करना और लोगों को कन्विंस करना, मैं सलाम करता हूँ महबूबा जी को और इर्तिजा को कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, और आने वाले असेंबली इलेक्शन में और अच्छी तरह परफॉर्म करें। असल में पुंछ से रजौरी से जो परफॉर्मेंस महबूबा मुफ्ती जी की रही है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं रही, एक्सपेक्टेशन के तकरीबन मुताबिक ही रही है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अनंतनाग में उनका वोट बैंक है। तो मुझे लगा कि वहाँ भी मियां अल्ताफ़ साहब का पलड़ा भारी रहा, जिसकी वजह से मियां अल्ताफ़ साहब को मोर देन 2 लाख जो है वो लीड मिली है। मियां अल्ताफ़ साहब ने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहाँ कोई 57,000 वोट, और उसके बाद सुरनकोट से, फिर उसके बाद हवेली से, फिर मेंढर से, और फिर रजौरी से। तो ये रिस्पेक्टिवली उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे वोट लिए हैं, मतलब 40,000 से ऊपर ही हर कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट मियां अल्ताफ़ साहब ने लिए हैं। और उसकी निस्बत अगर देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती जी ने कहीं 13,000, कहीं 18,000, कहीं 20,000 इस रेंज में रही, तो अच्छा वोट था तकरीबन। लेकिन अनंतनाग से उनको बहुत कम वोट मिले हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है, और लोग भी जो हैं वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी का अरूज है इस वक्त और कौन सी पार्टी इस वक्त शैम्बल्स में है, तो वो रुझान भी थोड़ा सा लोग डिफरेंटली लेते हैं। दूसरा ये है कि जो मुद्दे हैं, जो प्रिवेलिंग मुद्दे हैं, उन पे कौन कैंडिडेट जो है वो खरा उतर सकता है। अब बीइंग गुजर, मियां अल्ताफ़ साहब हमेशा गुजरों की बात करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। पहाड़ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, अपनी पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया वो नॉन एक्सेप्टेबल
कैंडिडेट जी, था जी। और जिसको सपोर्ट बीजेपी कर रही थी, उसका ना अपना वजूद था, ना पार्टी का वजूद था, ना उसके लिए उस ढंग से कोई कंपेन कर रहा था। जी। तो उसका फायदा भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को हुआ। और जहां तक श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, अनंतनाग की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी है, उनका एक अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और वो कैडर जो है उनका बहुत काम करता है और वो सारा फायदा मियां अल्ताफ साहब को हो गया। और मियां अल्ताफ साहब को फ़ायदा मिलने की एक वजह ये भी है जनाब कि मियां अल्ताफ साहब अपने आप में 3 इंसानों के तौर पे सामने आए। एक तो वो सजादा नशीन, वो फैक्टर बहुत बड़ा रहा जी, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 60 और 70% लोग जो हैं सिर्फ उस वजह से उनके साथ जुड़े हैं कि वो सजादा नशीन हैं, गद्दी नशीन हैं। उसके बाद मियां अल्ताफ साहब एक संजीदा, शरीफ और इंटेलिजेंट लीडर हैं। उस तरीके से भी उनको देखा गया, बहुत से लोगों ने उस एंगल से उसको देखा। और तीसरा फेस उनका था कि वो राहुल गांधी के नुमाइंदे थे, इंडिया अलायंस के नुमाइंदे थे, तो उस एंगल से भी लोग उनको देख रहे थे। तो उसकी वजह से ही इतनी बड़ी लीड लेके वो मेरे ख्याल में कामयाब हुए हैं। आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। तीनों फैक्टर जो हैं वो काम आगे मियां अल्ताफ साहब को फाइनली ही वन द इलेक्शन। अच्छा, इंजीनियर रशीद साहब जिस तरीके से उभर के सामने आए हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वैसे ये तो आपने पहले ही इशारा दे दिया था कि इंजीनियर रशीद साहब का वोट बहुत है, लेकिन मद्दे मुकाबल से डबल वोट ले लेंगे, इतना सोचा नहीं था हमने। ये तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ये है कि लोगों का माइंडसेट बदला है, पॉलिटिकल नैरेटिव बदला है जम्मू कश्मीर में। और जिस तरह से सजाद लोन कंपेनिंग में भी गाली गलौच और जो उनका बिहेवियर था और उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो एक बड़ी एरोगेंस और बड़ी जो तकब्बुर से भरी हुई उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो शायद लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस तरह की लैंग्वेज वो फारूक साहब के लिए यूज़ करते हैं या उमर अब्दुल्ला के लिए यूज़ करते थे, तो मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है अगर ऐसे पॉलिटिशियंस उनकी रहनुमाई करेंगे पार्लियामेंट में, जो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनके वालिद जुड़े रहे या वहाँ नहीं तो कांग्रेस के साथ गनी लोन साहब जुड़े रहे, और फाइनली आके वो इतना लो जाते हैं इलेक्शंस में। तो लोग आज स्पेक्टेटर्स हैं, बच्चे से बूढ़ा जो है वो आपके मोबाइल से जुड़ा है, सोशल मीडिया से जुड़ा है। और कभी आप कुरान की कसम खा लेते हैं मीडिया के सामने और दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने खाई नहीं। तो आज कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छुपी रहेगी या वो बिलो द कर्टन आप काम करेंगे तो वो पता नहीं चलेगा। तो कहीं कहीं उसका फायदा हो जाता था। काजमी साहब, असल में ये जो वोट लेना है ना, ये सबसे मुश्किल काम है मेरे ख्याल में। मुझे याद है कि एक ब्यूरोक्रेट एक बार जब रिटायर हुए तो उसने सोचा कि मैं इतनी अच्छी कुर्सी से, ऊंची कुर्सी से आया हूं, तो मैं इलेक्शन लड़ूं। तो वो इलेक्शन में उतर आए। अब हो सकता है मेरी बात सुन के कई को पता भी चल जाएगा कि क्या है, कौन थे, लेकिन उसने असेंबली इलेक्शन में एमएलए के लिए 345 वोट लिए। तो वो शायद उस चक्कर में थे कि मैं बड़ी कुर्सी से आया हूं, लोग मुझे वोट देते। ऐसे बहुत से केसेस हैं, ऐसे बहुत से केसेस हैं सर, जो बड़े हाई प्रोफाइल रैंक से रिटायर हुए और पूरी उम्र 30-35 साल करप्शन के में मुलतवी रहे। और कुर्सी, वो सोचते हैं कि कुर्सी हम चला रहे हैं, ये नहीं सोचते कि कुर्सी उनको चला रही है। बिल्कुल, ये एक फैक्टर जो रहता है जो ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में। हमने हमीदुल्लाह खान साहब देखे जो चेयरमैन थे SSRB के, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, एडवाइजर बने, इलेक्शन लड़े तो 440 वोट मिले राम। ये हालत होती है। ये चीजें जो है ये चलती रहती है। लोन साहब के बारे में जो आप कह रहे थे, असल में वोट लेना, लोगों के दिल को लुभाना, लोगों को मुतमईन करना और फिर अपने फेवर में करना, ये कोई आसान काम नहीं है। लोगों को दबा के, डरा के, ये बहुत कम पीरियड के लिए चल सकता है। लोगों के दिल को जीतना ही बड़ी बात होती है और लीडर वही है जो लोगों के दिलों में राज करे। लीडर पहले तो ये है कि आपका घर के लोगों को पहले जीत लीजिए। हाँ। अगर आप घर के लोगों का दिल जीत लेते हैं, फिर सोसाइटी का दिल जीतते हैं, फिर इलेक्शन में आइए। और फिर इलेक्शन में अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो फिर मोदी जी की वेव में आप निकल सकते हैं। कभी कहीं, हर बार तो नहीं निकल सकते, हर बार नहीं निकल सकते। इस बार परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन हुई है पूरे इंडिया में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम सलाम करते हैं कि जिस ढंग से, जिस ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन करवाई है। सारे एग्जिट पोल फेल, सब चीजें जो नकार दी गई, वो है पीपल्स विल जो इंडिया को आगे लेके और जो कुछ खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात लेके चल रहे थे अपोजिशन पार्टी वाले के यहाँ ईवीएम में ये हो जाएगा, यहाँ गिनती में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कल बिल्कुल साफ और शफाफ माहौल देखने को मिला। किसी को किसी किस्म का एतराज़, मैं कहता हूं बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी को एतराज़ नहीं हो सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। बिल्कुल सर। और ऐसा इलेक्शन
वी आर प्राउड ऑफ आवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उनकी जितनी भी स्टेटों में इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेज हैं उनको भी मैं समझता हूँ बहुत बहुत सल्यूट करना चाहिए कि बड़ा मुश्किल होता है 140 करोड़ के लोगों को इलेक्शन के माध्यम से पिरोना और पिरो के फिर एक्शन ओरिएंटेड रिजल्ट लाना जिससे कि भारत आगे चल पाए। तो हम तो शुक्रगुजार हैं। हम क्योंकि एक ऐसे पड़ोसी के बिल्कुल साथ रहते हैं जहां हाल ही में आपने देखा इलेक्शन हुए, वहां इलेक्शंस का जो रिजल्ट हुआ उसका क्या हशर हुआ वो हमारे सामने था। तो उसके मुकाबले में हम अपने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है उसको अगर देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ जीती हुई पार्टी कोई और थी और इस वक्त बादशाह कोई और है। देखिए पाकिस्तान को डिस्कस करना मैं समझता हूँ वेस्टेज ऑफ टाइम है। पाकिस्तान किसी जमहूरी निज़ाम पे ना था, ना है, ना आगे आएगा। वो अनफॉर्चुनेट है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसे अलग हुआ है, लेकिन सिवाय दुख के हम उस मुल्क के लिए कुछ नहीं बोल सकते। सही बात है। तो लद्दाख की जो सीट है उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूं जनाब, कि लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है इलेक्शन से पहले काफ़ी मजबूत समझा, रिजल्ट से पहले उसको काफ़ी मजबूत समझा जाता था। पता नहीं क्या वजह रही, मैंने कभी उसको मजबूत नहीं समझा था। अच्छा। मैंने डे वन से नेशनल चैनल्स पे कह दिया कि लद्दाख और करगिल की एक खूबसूरती है, वो प्रिवेलिंग इश्यूज को लेके इलेक्शंस पे अपना कैंडिडेट उतारते हैं, जो बहुत अच्छा साइन है किसी भी रीजन के लिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। हनीफा जान से पहले भी बहुत से इंडिपेंडेंट्स वहां से जीते हैं जो पार्टी लाइन से अलग होके इलेक्शन जीत के वो MP और असेंबली में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हनीफा जान की जो कॉन्स्टिट्यूंसी करगिल है वहाँ 7,000 वोट ज़्यादा है लद्दाख से, लेकिन ऐसा नहीं कि लद्दाख के लोगों ने वोट नहीं किया हनीफा जान को। कुल मिला के जो प्रिवेलिंग इश्यूज पे जो कैंडिडेचर था वो हनीफा जान था और लोगों ने उसको अप्रूवल दिया, वो फाइनली वो जीत गए। तो इट्स ए गुड साइन फॉर द पीपल ऑफ Kargil and Ladakh as far as the representation of Kargil and Ladakh in parliament is concerned। जो भी इश्यूज रह गए हैं, जो मुद्दे प्रिवेलिंग है, उन पे ज़रूर हनीफा जान खड़े उतरेंगे और उन मुद्दों को रिजॉल्व करेंगे। काज़मी साहब, मैं आपको हमेशा नेशनल चैनल्स पे देखता हूँ और सुनता हूँ, आपकी नज़र पूरे हिंदुस्तान पे है। जम्मू कश्मीर ने खुश कर दिया सेंटर को, 2 BJP को नुमाइंदे दे दिए और 4 गालबन इंडिया अलायंस को दे दिए। तो अभी ऊंट किस करवट बैठने वाला है हिंदुस्तान? जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, आने वाला दिन बहुत अच्छे हैं और उसका सारा क्रेडिट जम्मू कश्मीर के सब लोगों को जाता है जो ये समझते हैं कि ये जो फेक नैरेटिव्स कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं या कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ बिला वजह 70 साल टाइम वेस्ट कर गई। जो हो गया सो हो गया, आगे का फ्यूचर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसका रोड मैप तय कर लिया है कि जमहूरियत में जमहूरियत इंस्टीट्यूशनों को मजबूत करके जमहूरियत से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा और उसका रिजल्ट आपके सामने है। जो जिसको चाहता है, जो जिसको लाना चाहता है, वो उसको असेंबली में, पार्लियामेंट में भेजेगा और अपनी रहनुमाई करवाएगा। अभी मरकज़ में आप क्या देख रहे हैं, हुकूमत किसकी बनने जा रही है? मरकज़ में मैं समझता हूँ कि जिसका नंबर ज़्यादा उसी की हुकूमत बननी चाहिए और सबसे अच्छी बात है कि जो अब पार्लियामेंट होगी उसमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी, दोनों तरफ अकाउंटेबिलिटी होगी, गवर्न करने वाले को भी और जो दूसरी बेंचेस की तरफ बैठे होंगे उनको भी, और जो भी चीज़ें पास होंगी वो भारत के और मजबूती के हित में वो पास होंगी, जो एक अच्छा साइन है एक रियल पार्लियामेंट का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर दोनों तरफ जो है वो संजीदगी से काम, और लोगों ने जो अपने नुमाइंदे चुन के वहाँ भेजे हैं उनकी बात सुनी जाएगी। बिल्कुल सर। काज़मी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।